नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और मैं एमए हिंदी के लिए स्टडी कैपिटल में मेंटर हूँ। मैं आपको तैयारी करवाऊँगा एमए हिंदी सीयूईटी के लिए। तो पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है सीयूईटी का एमए हिंदी का, उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न एनटीए जो एजेंसी है वो पूछता है सीयूईटी एमए हिंदी के लिए। आप सब देख रहे हैं कि 26 नंबर प्रश्न से मैंने शुरुआत की है। 26 नंबर, ना कि 1। 26 क्यों है इसका कारण मैं बताता हूँ कि चूँकि जो एमए हिंदी का पेपर है या सीयूईटी के जो एमए कोर्सेज का जो पेपर है मास्टर्स का, लगभग उसमें 25 और 75 का कम्बिनेशन रखा गया है। यानी पार्ट ए 25 क्वेश्चन और पार्ट बी 75 क्वेश्चन। पार्ट ए में जो 25 प्रश्न हैं उसमें जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होते हैं और जो बाकी जो मेन सब्जेक्ट है आपका हिंदी, वो 26 से लेकर के 100 तक उसमें प्रश्न होते हैं। तो ये उसका स्वरूप है और हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे किस तरह के प्रश्न जो है वो सीयूईटी में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न के हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दाला लित्रियत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो चूंकि आपको नाम भी बता दिया गया है कि ये इसी ग्रंथ की बात हो रही है, इसको पूछा गया किस भाषा का जो है ये किस भाषा में कृति है। तो जिन लोगों ने थोड़ी बहुत फ्रेंच पढ़ी होगी वो नाम देख के ही जान जाएंगे, फ्रेंच भाषा का है। और अतिरिक्त बात ये है कि ये जो कृति है वह गार्सा तासी की है। गार्सा तासी इन्होंने यह ग्रंथ लिखा था इस्तवार दाला लित्रियत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। और ये भी एक रोचक बात है कि हिंदी साहित्य को लेकर के जो पहली कृति लिखी गई वो फ्रेंच भाषा में, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के जो पहली कृति लिखी गई वह फ्रेंच भाषा में लिखी गई। 1839 में यह कृति आई थी। यह भी एक बात जान लें इसके संदर्भ में। आप आगे बढ़ेंगे हम, और अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस साहित्यकार ने किया। ठीक, तो अभी तक हमने देखा कि पहली जो कृति थी हिंदी साहित्य के इतिहास की वह थी गार्सा तासी की। अब अगला प्रश्न थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाषा को समझने में। तो हम देखें कि प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस साहित्यकार ने किया। 4 ऑप्शन है, शिव सिंह सेंगर, गार्सा तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। गार्सा तासी के बारे में हम लोग बात अभी कर चुके हैं। ध्यान देंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति आई थी 1888 में। 1888 में ठीक है। मिश्र बंधु की आई थी 1913 में और गार्सा तासी की हमने अभी देखी 1839 में। ठीक, और शिव सिंह सेंगर की आई 1883 में, जिसका नाम था भाषा काव्य संग्रह। ठीक, भाषा काव्य संग्रह वो कभी बाद में उस पर चर्चा होगी। भाषा मतलब हिंदी भाषा के लिए पहले भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता था। आप सब इनकी कृति का नाम था भाषा काव्य संग्रह। ध्यान देंगे, भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, शिव सिंह सेंगर की कृति का नाम था जो 1883 में आई थी, भाषा काव्य संग्रह। तो भाषा के लिए जो पुरानी हमारी हिंदी है उसके लिए जो हिंदी कवि थे उन्होंने भाषा शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इन्होंने भाषा लिखा, ना कि साहित्य संग्रह या साहित्य का इतिहास शब्द का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने क्या किया, भाषा काव्य संग्रह। तो अब देखें कि क्या प्रश्न क्या है कि काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस साहित्यकार ने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन से पहले 2 साहित्यकार हैं, शिव सिंह सेंगर और गार्सा तासी। ध्यान देंगे इन दोनों ने साहित्य के काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है, वर्णानुक्रम पद्धति से, यानी कि जिनका नाम ए से है वो आगे रहेंगे, जिनका नाम मतलब जो हिंदी वाले हैं जैसे आ से है तो आगे रहेंगे, ठीक, का से है तो आगे रहेंगे, खा से है तो बाद में रहेंगे, गा से है तो और बाद में रहेंगे। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति है, ये काल विभाजन की पद्धति नहीं है। काल विभाजन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक में मिलता है, 1888 की यह कृति है। एक प्रश्न, एक जो है काम आपके लिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें जो कि 1888 में आई थी।
आगे बढ़ेंगे और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि चूंकि आदिकाल है और चारों राइटरों ने अलग अलग नाम दिए हैं, इसमें राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने, ध्यान देंगे यही उत्तर है, इन्होंने सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी। इनकी कृति का नाम था हिंदी काव्य धारा। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 1944 में यह कृति आई थी, हिंदी काव्य धारा। ठीक है, इन्होंने नाम दिया था और राम कुमार वर्मा ने भी एक नाम दिया था। ठीक है, सिद्ध सामंत काल किसका नाम दिया हुआ नाम है? राहुल सांकृत्यायन का। राम कुमार वर्मा ने भी एक नाम दिया है, वो नाम है संधिकाल एवं चारण काल। हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने, आप सब जानते हैं, वीर गाथा काल कहा है। तो यह प्रश्न रहा। अगला हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? ठीक है, तो ये सीवीटी का मेरे ख्याल से कि सबसे निम्न स्तर का प्रश्न है। जो भी व्यक्ति, चूंकि आप सब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले शुक्ल की पुस्तक पढ़ते हैं और वो बहुत जानना, बहुत बेसिक एक जानकारी है, तो वो पूछा है। ध्यान देंगे 1929 की यह कृति है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? चार ऑप्शन आपके सामने। ध्यान देंगे कि जब हम शुक्ल की पुस्तक पढ़ते हैं तो बिल्कुल शुरुआत में यह लाइन हमें देखने को मिलती है कि चूंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह बात शुक्ल बहुत शुरुआत में कहते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान देंगे रामचंद्र शुक्ल की यह लाइन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और संतन को कहा सीकरी सो काम, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। एक कहानी इसके संदर्भ में याद आती है। शुक्ल की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आप सब जानते भी हैं, अगर शुक्ल की पुस्तक पढ़े हैं तो, कि कुंभन दास अष्टछाप के जो पहले कवि माने जाते हैं, कुंभन दास को अकबर ने सीकरी यानी फतेहपुर सीकरी वहाँ मिलने के लिए बुलाया था। चूँकि संत कवि थे, कृष्ण भक्त धारा के बड़े कवि थे, समाज में इज्जत थी, तो कवि अकबर ने बुलाया मिलने के लिए। तो गए कुंभन दास और मिल के आए तो बड़े दुखी हुए और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, कि संतों को राजा महाराजा से क्या काम है। आवत जात पनहिया टूटी, यानी आने जाने में तो मेरी चप्पल टूट गई, हरि का नाम भूल गया, मतलब मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अगर मैं अकबर से मिलने गया तो इस काम में, राजा से मिलने में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। यानी कि जो संतों का जो गर्व होता था, ईश्वर की भक्ति का जो वह अलग स्टैंडर्ड का होता था, उसमें कोई राजा महाराजा, बहुत निम्न बात होती थी राजसी सुखों का आनंद लेना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कि निम्न में से श्री संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? श्री संप्रदाय का आचार्य, दो नाम जो हैं श्री संप्रदाय से हैं और एक वल्लभाचार्य और निम्बारकाचार्य का भी नाम है। देखें कि रामानंद जो है यह भी श्री संप्रदाय के हैं और रामानुजाचार्य यह भी श्री संप्रदाय के हैं। ठीक है, ध्यान देंगे इन्होंने जब ये श्री संप्रदाय का आचार्य कह रहे हैं तो दरअसल इनका जो पूछने का आशय है वह प्रवर्तक से संबंधित है कि कौन है। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। तो रामानुजाचार्य हैं, हम लोग देखते हैं कि रामानुजाचार्य, और एक बात और, रामानंद इनकी ही परंपरा में है, यानी श्री संप्रदाय की ही परंपरा में रामानंद भी है। रामानंद के बारे में शुक्ल जी क्लियर लिखते हैं कि 14 पीढ़ी जो है रामानुजाचार्य से 14 पीढ़ी पीछे थे रामानंद। दोनों लोग श्री संप्रदाय से ही हैं, पर यहाँ जो पूछने का आशय है वह यह प्रवर्तक जानने का, राष्ट्रीय संप्रदाय का आचार्य कौन है जिसने शुरुआत की, तो रामानुजाचार्य हैं। ध्यान देंगे वल्लभाचार्य और निम्बारकाचार्य का भी नाम है। वल्लभाचार्य आप सब जानते हैं कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे
और निम्बार्काचार्य सनकादिक संप्रदाय के। तो ये जो आचार्य जितने भी दर्शन भक्ति काल के दिनों में विद्यमान थे, उनके प्रवर्तक और कौन किस शाखा से आता है, इस तरह के प्रश्न जो है वह स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के तथ्यों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ेंगे। प्राकृति पैंगलम में संकलित कवि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन नहीं है प्राकृति पैंगलम में। आपका जो उत्तर है वह है विद्यापति। ठीक है, विद्यापति जो है वह प्राकृति पैंगलम में शामिल नहीं है। और जो प्राकृत पैंगलम की बात हो रही है तो उससे संबंधित तो कुछ बातें और। प्राकृतिक पैंगलम, ध्यान देंगे कि जो पैंगलम शब्द है वह पिंगल शब्द से उसकी भी उत्पत्ति है। पिंगल आप सब जानते हैं, पिंगल शास्त्र रहा है छंद के संदर्भ में। ठीक है, तो प्राकृति जो प्राकृत भाषा है और पिंगल यानी कि जो है छंदों को लेकर के एक लिखा गया एक संकलित की गई पुस्तक है। यह किसी व्यक्ति की पुस्तक नहीं है, यह संकलित है। यानी कि उस दौर के जो लोग कविता लिखने पढ़ने वाले लोग थे, पढ़ना शब्द यहाँ उचित नहीं है, कविता लिखने वाले लोग थे, उनकी रचनाएं इसमें शामिल हुई हैं। और इस कृति में विद्यापति जो है वो संकलित नहीं है। बाकी जो तीन आपके सामने तीनों ये जो राइटर हैं वह प्राकृत पैंगलम में शामिल हैं और 14वीं शती में संकलित की गई थी। ठीक है, 14वीं शती में लक्ष्मीधर नाम के व्यक्ति ने, नाम मिलता है लक्ष्मीधर का इसको संकलित करने में। ठीक है, लक्ष्मीधर। और ये बात हो गई। तो एक और फैक्ट है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वंशीधर नाम के व्यक्ति जो हैं इस पर टीका लिखते हैं। यानी प्राकृत पैंगलम पे जो टीका लिखी वह वंशीधर नाम के व्यक्ति ने लिखी। ठीक है, तो ये जो है आपको कुछ अतिरिक्त बातें। हाँ, विद्यापति नहीं है और 3 कवि जो है वह प्राकृत पैंगलम में संकलित हैं। एक और कवि हैं जिनका नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है, आप सब जान लें। शारंगधर भी इसमें आते हैं। शारंगधर भी 4 जो प्रमुख नाम है, बब्बर, विद्याधर, जज्जल और शारंगधर, ये 4 प्राकृत पैंगलम में संकलित। अन्य भी कवि थे उस दौर के। मैंने आपको बताया कि ये जो है छंदों के हिसाब से कुछ कवियों को संकलित किया गया है, उसमें से ये हैं। विद्यापति इसमें नहीं है। ये जवाब है, कुछ अतिरिक्त बातें आपके ज्ञानवर्धन के लिए। आगे बढ़ेंगे। और निम्न में से हालावादी कवि कौन है, यह प्रश्न, और ज़्यादातर लोग इसका उत्तर जानते भी हैं क्योंकि मधुशाला के बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना है। हालावादी कहने का मतलब ये है, हाला शब्द जो है उसका अर्थ होता है शराब, मदिरा, इस संदर्भ में। तो जिनकी कविता में शराब शब्द बार बार आ रहा है, इस तरह से समझें, या यूं कहें कि जिनकी कविता में मस्ती का काव्य एक शाखा बना दी गई, छयवादोत्तर जो पूरी शाखा है कविता की, उसमें जो है मस्ती का काव्य नाम से एक शाखा बना दी गई। उसमें प्रमुख रूप से हरिवंश राय बच्चन आते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन ही है हालावादी कवि। आगे बढ़ेंगे और देखें कि निम्न में से रीति सिद्ध धारा के कवि कौन से हैं। तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, ये रीति काल में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत क्लियर रहते हैं संदर्भ में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। केशवदास आप सब जानते हैं रीतिबद्ध कवियों में रखे जाते हैं, घनानंद रीति मुक्त में, आलम रीति मुक्त में। तो बिहारी हैं रीति सिद्ध कवि। एक सेनापति भी, उनका भी नाम रखा जाता है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। और कैसे हैं, क्यों हैं, इस तरह के प्रश्न कई बार उपजते हैं। तो उस संदर्भ में अगर कि क्यों हैं बिहारी, क्यों हैं जो है रीतिबद्ध कवि, अगर ये समझना है या इस तरह की बातें और जो विस्तृत और विस्तार में जाना चाहते हैं तो ध्यान दें, एमए हिंदी सीयूईटी के लिए क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। बस 1-2 दिन में क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। इसमें कुछ बातें कि इसमें लाइव क्लासेस हैं, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, इस कोर्स को, 2 महीने का क्रैश कोर्स है और सिलेबस पूरा कवर कर दिया जाएगा जो सीयूईटी का सिलेबस है। लाइव क्लासेस डायरेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, लाइव क्लासेस, और स्टडी मटेरियल जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको भेजा भी जाएगा। डाउट सेशन वो भी क्लियर किया जाएगा। प्रैक्टिस सेट आपको एक तो रोज़ाना जो है कुछ प्रश्न भेज जाएंगे आपको देखने के लिए, समझने के लिए किस तरह के प्रश्न आए हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है उस संदर्भ में। और प्री टेस्ट सीरीज़
ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। और ये कोर्स जो है वो चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं ही पढ़ाऊँगा मेरे विषय में, चूँकि अब मेरा जिक्र हो गया तो मेरे विषय में कि 2022 के पहले 2021 के जो हुआ था DU और BHU का इंट्रेंस, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक रहा है। JRF भी हूँ, तो मैं ही आपके साथ जुड़ूंगा और क्रैश कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी इस चक को। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आगे इसमें कुछ विशेष नहीं है, ज़्यादातर लोगों ने सुनी है। यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो, अच्छा सुमित्रानंद पंत का जिक्र आया तो चूँकि ये पंक्तियाँ आपको मैंने बताई कि सुमित्रानंद पंत की हैं, एक बार बता देता हूँ कि ये तारापथ नाम की कृति, जो तारापथ नाम का इनका काव्य संकलन है, उसमें यह कविता लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसके संदर्भ में है? ध्यान देंगे, तुलसीदास के संदर्भ में है। उनके अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी समन्वय की विराट चेष्टा देखते थे, इसलिए उन्होंने यह बात कही है। नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, सत्यनाथ, जलंधरनाथ। इसमें ध्यान देंगे कि कंफ्यूजन हो जाती है कई बार मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ में। गोरखनाथ जो हैं वह शिष्य थे मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। जो मत्स्येंद्रनाथ थे, ध्यान देंगे उनका नाम जो 84 सिद्ध हैं उनमें भी लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आज के बाद नाथ पंथ का प्रवर्तक के रूप में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, गोरखनाथ ही सही उत्तर रहेंगे। सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अब इस तरह के प्रश्न क्या है कि कई एनटीए में कई बार नहीं, अक्सर देखने में आया है कि तरह तरह के गलत प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, उसमें भी एक ये है, इसमें ऑप्शन दिया है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया यानी कि 700 दोहों का संकलन, आप सब जानते हैं बिहारी ने बिहारी सतसई नाम की अपनी कृति बनाई थी। उसकी तारीफ में ये दोहा उसकी तारीफ में बोला जाता है, सतसैया के दोहरे। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन चूंकि मजबूरी है आपकी कि बिहारी के संदर्भ में बनाया गया, लेकिन बिहारी का यह दोहा नहीं है। ठीक है, यह दोहा जो है ये लोकश्रुति है बिहारी सतसई के संदर्भ में। ठीक, तो लेकिन चूंकि यहाँ ऑप्शन में 4 लोग हैं तो हमें बिहारी को चुनना होगा। नावक के तीर, ये नावक शब्द से भी आपको लग सकता है कि इसका अर्थ क्या हुआ, चूंकि प्रश्न में है तो हम जान लें। नावक लोगों को कई बार कन्फ्यूजन में लगता है नाविक के तीर, या उसका कोई मतलब नहीं है, अनर्गल बात है। नावक जो है वह एक तरह से एक शस्त्र समझ लें या एक उपकरण समझ लें जो वनवासी लोग होते थे। ठीक है, तो उनके वो मुंह से फूंका जाता था, विष बुझे तीर निकलते थे। ठीक है, वो छोटे छोटे, और मतलब तीर फेंक एक तरह से एक शस्त्र हुआ करता था प्रयोग करने के लिए, तीर फेंकने के लिए, तो वही है नावक। ठीक, आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य। बहुत सरल प्रश्न, इस पे समय देना भी समय खर्च करना है निरर्थक। देखते हैं, गोदान ही वह कृति है जिसे कृषि संस्कृति का महाकाव्य समझा जाता है। आज तक अपनी जो उसकी विशेषता है वह कायम है। 1936 की यह कृति है गोदान, यह भी ध्यान देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि निम्न में से कौन फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा विरचित महिला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है। ठीक है, तो जयदेवपुरी, ध्यान देंगे झूठा सच। ठीक, झूठा सच के पात्र हैं जयदेवपुरी, तो यही क्लियर हो गया कि नहीं है। बाकी प्रशांत, जो कि इस कृति में महिला आंचल में डॉक्टर प्रशांत के नाम से जाने जाते हैं। कालीचरण जो है वह एक कम्युनिस्ट पात्र है जो कि बाहर से सीख रहा होता है और जो कम्युनिज्म है और गांव पे लागू करने का प्रयास करता है।
बलदेव जी जो है वह कांग्रेसी व्यक्ति रहते हैं इस महिलांचल में। तो तीनों पात्र महिलांचल का है और ये जयदेवपुरी ये झूठा सच के पात्र हैं। आगे बढ़ेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? ठीक, तो बहुत साधारण प्रश्न। उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। 1956 में यह कृति आई थी। ठीक है, 1956 में रामधारी सिंह दिनकर 1956, और इस पे 1959 में साहित्य अकादमी मिली थी संस्कृति के 4 अध्याय पर। इसके जो इसकी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे बढ़ेंगे। होरी किस उपन्यास का पात्र है? ठीक है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो वहीं से जान लीजिए। कई बार क्या है कि एनटीए के प्रश्न में एक ही प्रश्न के साथ कई प्रश्न जो है जुड़े होते हैं। तो देखेंगे कि होरी जो है वह गोदान का पात्र है। अभी इसके बारे में, इस कृति के बारे में बात करें तो 1936 में यह कृति आई थी। आगे बढ़ेंगे। और निम्न में से व्यंग्य विधा का लेखक कौन है? तो सर्वश्रुत है हरिशंकर परसाई। बाकी उदय प्रकाश और अरुण कमल कवि के रूप में जो है उदय प्रकाश कहानीकार के रूप में, अरुण कमल कवि के रूप में और कमलेश्वर कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ेंगे। दोपहर का भोजन कहानी का रचयिता कौन है? ठीक है, दोपहर का भोजन कहानी का रचयिता कौन है? तो देखते हैं। अमरकांत दोपहर की भोजन कहानी के रचयिता। स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है? स्मृति की रेखाएं सारे लोग जानते हैं, महादेवी वर्मा। आगे बढ़ेंगे। शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध का रचयिता कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे, तो बाल मुकुंद गुप्त। ध्यान देंगे 1903 से 1907 तक भारत मित्र पत्रिका में ये इसी छद्म नाम से शिव शंभू नाम से लिखते थे। चूंकि अंग्रेजों का शासन था, अपना नाम जो साहित्यकार लोग हो गए, जैसे अब वर्तमान में फेक आईडी बनाने का चलन है सोशल मीडिया पर, वैसे ही फेक नाम से अपनी बातें अभिव्यक्त करते थे उस दौर के जो साहित्यकार थे। तो बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू नाम से पत्र लिखते थे भारत मित्र पत्रिका में। लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध भी उनके शासन की भी आलोचना की है उन्होंने। तो इसलिए ध्यान देंगे, ये बात महत्वपूर्ण है। इतनी बातें इस संदर्भ में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? नामवर सिंह 1968। कविता के नए प्रतिमान। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा उपन्यास देश विभाजन की त्रासद घटना को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो कुछ देर पहले मैंने आप सब जानते हैं कि अब बात की थी झूठा सच की, जिसमें जयदेवपुरी नाम का पात्र था। तो वो झूठा सच ही वह कृति है देश विभाजन के संदर्भ में, जिसमें बातें लिखी गई हैं। संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? जब हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो हम लोग भाषा या फिर हिंदी भाषा के विषय में संदर्भ में पढ़ेंगे, तो हम लोग क्लियर करेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है, ठीक, भाषा बोली क्या है, व्यक्तिगत बोली क्या है, तमाम बातें वहाँ हम लोग क्लियर करेंगे। बहरहाल जान लें कि संविधान में जो 17वां भाग है उसमें हिंदी के बारे में, राजभाषा के बारे में चर्चा की गई, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भी हैं, इनके संदर्भ में बात की गई है। तो हिंदी जो है वह राजभाषा है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग भावात्मक होकर के कहें हम कि भावुक होकर के राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग करते, होना भी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन संविधान जिस शब्द का प्रयोग करता है हिंदी के संदर्भ में वह है राजभाषा। तो इतनी बातें हो गई जो महत्वपूर्ण हैं। दोबारा से एक बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि कोर्सेज शुरू हो गए हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको देखें नीचे के दिया गया है, इस पे आप
कांटेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं कोर्स में। तो बस शुरू होने वाला है यह कोर्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब कोर्स में जुड़ें। बहुत बहुत स्वागत है, बाकी बातें वहीं पर की जाएंगी।